नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, हम आपके लिए समाचारों का एक ऐसा संकलन लेकर आते हैं, खबरों का एक ऐसा कलेक्शन लेकर आते हैं जो आपको आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्नों में नजर आ जाता है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम उन्हीं खबरों का चयन कर लें जो आपको आने वाले एग्जाम्स में जनरल स्टडीज और जीके के पेपर्स में नजर आ जाए। तो फिर आइए एक नजर आज डाल लेते हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आईसीएमआर ने निपाह वायरस पर जारी की चेतावनी, 12 सुखोई विमानों की खरीद को मिली मंजूरी, गुजरात में पंचायत व स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, स्वच्छता ही सेवा 2023 का हुआ शुभारंभ, धरती की वजह से चांद पर बन रहा है पानी और राहुल नवीन बने ईडी के प्रभारी निदेशक। और अब खबरें विस्तार से। बात करेंगे निपाह वायरस की और आईसीएमआर के चेतावनी की। आईसीएमआर ने निपाह वायरस पर जारी की चेतावनी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि निपाह वायरस कोरोना की तुलना में अधिक खतरनाक है। कोरोना मामले में मृत्यु दर 2 से 3% थी, लेकिन निपाह वायरस के मामले में यह 40 से 70% है और इसीलिए कोरोना की तुलना में यह काफी खतरनाक वायरस है और इसे लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। केरल के कोझिकोड में लगातार निपाह वायरस के केस सामने आने के बाद हालत चिंताजनक बने हुए हैं। कोझिकोड में इस वायरस के संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 अन्य लोग पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमितों में एक 9 वर्षीय बच्चे की स्थिति अभी भी गंभीर है और साथ ही कोझिकोड में निपाह वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। आइए आपको अब बता देते हैं कि इस निपाह वायरस के लक्षण क्या है, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव हो जाता हो तो उसके शरीर में क्या लक्षण आते हैं। निपाह वायरस में संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार हो सकता है, उसके दिमाग में सूजन हो सकता है, सिर में तेज दर्द हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, खांसी और गला खराब हो सकता है। इसके अलावा अगर व्यक्ति को दस्त, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द और गंभीर कमजोरी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो निपाह वायरस के लिए अपनी जांच करवा सकते हैं। क्या है बचाव? आखिर बचाव के तरीके क्या हैं? निपाह वायरस का कोई अभी तक इलाज सामने नहीं आया है, यानी कि निपाह वायरस के नाम से इसका कोई डिजाइनेटेड कोई मेडिसिन नहीं है, कोई क्लिनिकली टेस्टेड ऐसा मेडिसिन अभी नहीं बना है जो निपाह वायरस के लिए बनाया गया हो। इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, निपाह वायरस के नाम से कोई वैक्सीन भी नहीं बनाई गई है जो इसका इलाज कर सके। निपाह वायरस जानवरों में इंसानों से फैलता है और इस कारण चमगादड़, सूअर के संपर्क में आने से आपको बचना चाहिए, यानी कि जानवरों के संपर्क में आपको नहीं आना चाहिए क्योंकि उससे निपाह वायरस आपके शरीर में आ सकता है। और अब जान लेते हैं कि कहां शुरू हुआ था निपाह वायरस। WHO के मुताबिक इसका पहला मामला 1998 में मलेशिया के एक गांव सुंगई निपाह में सामने आया था। लोगों के संक्रमण के बाद इस पर रिसर्च शुरू हुआ और गांव के नाम पर इसका नाम निपाह रख दिया गया। इसका संक्रमण उन लोगों के बीच में हुआ जो पशुपालन से जुड़े हुए थे और सिर्फ इंसान ही नहीं, इसके मामले पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, बकरी और घोड़े में भी मिले थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सुखोई विमानों की। 12 सुखोई विमानों की खरीद को मिली है मंजूरी। रक्षा के क्षेत्र में भारत की ताकत में और इजाफा होने वाला है क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने 15 सितंबर 2023 को 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इन विमानों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL बनाएगा और इनके निर्माण में 69% से ज्यादा सामान स्वदेशी होगा। 1997 में HAL ने इसका लाइसेंस रूस से ले लिया था। क्या है इन विमानों की खासियत, यानी इन विमानों में खास क्या है? 2 इंजन के इस विमान में 2 पायलट के बैठने की जगह होती है। इनमें से कुछ विमान को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लायक अपग्रेड बना दिया गया है। सुखोई विमान 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इसकी क्रूज रेंज
3200 किलोमीटर तक है और कॉम्बैक्ट रेडियस 1500 किलोमीटर है। यह विमान आकाश में 2100 किलोमीटर यानी 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से फराटा भर सकता है। इन विमानों को रूस के Su-27 का एडवांस वर्जन माना जाता है और यह एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। यह विमान हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ वार करने में सक्षम है। यह विमान तेज और धीमी गति में हवा में कलाबाजियां खाते हुए दुश्मन को धोखा देते हुए उन पर हमला कर सकता है। यह इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे अलग अलग देश अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। इन विमानों के अलावा और क्या खरीदा जाना है, आइए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। तीनों सेनाओं की हथियारों की जरूरतों को पूरा करने और उनके आधुनिकीकरण को गति देने के लिए रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 15 सितंबर 2023 को 45,000 करोड़ रुपए की लागत के 9 रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहनों, एकीकृत निगरानी एवं लक्ष्यीकरण प्रणाली की खरीद के लिए AON यानी कि आवश्यकता की स्वीकृति या खरीद को प्रारंभिक स्वीकृति दी थी। डीएससी ने आर्टिलरी गन व रडार की तेजी से तैनाती के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल गन टोइंग वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी है। वहीं नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के टोही जहाजों की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे हाइड्रोग्राफिक संचालन करने के लिहाज से नौसेना की ताकत बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा यह सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से की जाएगी, जिनसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गुजरात और बात करेंगे वहां ओबीसी को मिले 27% रिजर्वेशन के बारे में। गुजरात में पंचायत व स्थानीय निकायों में ओबीसी को 20% रिजर्वेशन दिया गया है। पंचायत व स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण का विधेयक गुजरात विधानसभा में 15 सितंबर 2023 को पारित हो गया। गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनि मत से पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 29 अगस्त को गुजरात की भाजपा सरकार ने झावेरी आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नागरिक निगमों जैसे स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी। इससे पहले गुजरात में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण 10% था और इसे बढ़ाकर 27% करने के लिए राज्य सरकार ने गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम 1949, गुजरात नगर पालिका अधिनियम 1963 और गुजरात पंचायत अधिनियम 1993 में आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया था। गुजरात के संसदीय और विधायी मामलों के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण 10% ही रहेगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूदा आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है और साथ ही 50% आरक्षण की जो सीमा है उसका भी उल्लंघन नहीं किया गया है। हालांकि कांग्रेस विधायकों ने मांग की कि राज्य के सभी स्थानीय निकायों में एक समान 27% आरक्षण देने के बजाय इन निकायों में ओबीसी आबादी के अनुपात में निकायवार आरक्षण घोषित किया जाना था। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि गुजरात सरकार केवल 27% आरक्षण देकर अन्याय कर रही है, क्योंकि इससे कहीं अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। कांग्रेस ने आयोग की रिपोर्ट को पेश करने की मांग करते हुए दावा किया कि इस रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों को पढ़े बिना विधेयक पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। सरकार द्वारा इन मांगों को मानने से इनकार करने के बाद कांग्रेस के सभी विधायक सदन से बाहर चले गए, जिसके बाद
विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। और अब बात करेंगे स्वच्छ भारत की और स्वच्छता ही सेवा 2023 की। स्वच्छता ही सेवा 2023 का हुआ शुभारंभ। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में 15 अगस्त 2023 को जल शक्ति मंत्रालय एवं शहरी एवं आवास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कूड़ा मुक्त भारत के उद्देश्य से शुरू किए गए इस कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, गिरिराज सिंह ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री, हरदीप सिंह पुरी मंत्री शहरी एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को संबोधित भी किया गया। मतलब यह है कि जो प्रतिभागी थे वो पूरे देश भर से इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस अवसर पर देश के समस्त राज्यों से शहरी तथा ग्रामीण निकायों के जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा का लोगो, वेबसाइट, पोर्टल और स्वच्छता गीत का भी विमोचन केंद्रीय मंत्रियों ने किया। आइए आपको ये बता देते हैं कि स्वच्छता ही सेवा है क्या। 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत दिवस की तैयारी के रूप में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पेयजल स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल पूरे होने के जश्न को मनाने के लिए अन्य मंत्रालयों के सहयोग से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2023 का मूल विषय कचरा मुक्त भारत है और स्वच्छता पखवाड़े के हिस्से के रूप में नियोजित कार्यक्रम स्वच्छता दिवस 2023 की तैयारी के रूप में काम करेंगे और भारत को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए सभी की प्रतिबद्धता को पुष्टि करेंगे। स्वच्छता ही सेवा 2023 स्वेच्छा और श्रमदान की भावना के साथ साथ सफाई मित्रों के सहयोग से स्थानीय निकायों में संपूर्ण स्वच्छता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। सभी मंत्रालय और विभाग कार्यालयों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, समुद्र तटों, पर्यटन स्थलों, चिड़ियाघरों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों, ऐतिहासिक स्मारकों, विरासत स्थलों, नदी के किनारों, घाटों जैसे अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चांद की। धरती की वजह से चांद पर बन रहा है पानी। भारत के मून मिशन चंद्रयान-1 के रिमोट सेंसिंग डाटा का विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिकों की एक टीम ने पाया है कि पृथ्वी से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन चंद्रमा पर पानी बना सकते हैं। अमेरिका में हवाई विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि पृथ्वी की प्लाज्मा शीट में मौजूद इलेक्ट्रॉन चंद्रमा की सतह पर मौसम की कई प्रक्रियाओं जैसे चट्टानों और खनिजों के टूटने या घुलने में योगदान दे रहे हैं। इन स्टडी में यह भी कहा गया है कि भले ही चंद्रमा पर तेजी से पानी के उत्पादन के प्रमुख स्रोत के रूप में सोलर विंड के महत्व की पुष्टि की गई है, मगर धरती के प्लाज्मा शीट के अब तक नहीं देखे गए गुण भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि चंद्रमा पर पानी के जमाव और वितरण को जानना इसके गठन और विकास को समझने और भविष्य में मानव खोजों के लिए जल संसाधन उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है। नई खोज चंद्रमा के स्थायी रूप से छाया में रहने वाले इलाकों में पहले खोजी गई पानी, बर्फ की उत्पत्ति को समझाने में मदद कर सकती है। क्या है ये प्लाज्मा शीट? प्लाज्मा शीट मैग्नेटोस्फीयर यानी पृथ्वी के चुंबकीय मंडल के भीतर फंसे हुए आवेशित यानी चार्ज कणों का एक ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष का हिस्सा है और यह इसके चुंबकीय क्षेत्र की तरफ से नियंत्रित होता है। मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी को अंतरिक्ष के मौसम और सूर्य से आने वाले रेडिएशन से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सौर हवा इस मैग्नेटोस्फीयर को ढकेलती है और इसे नया आकार देती है। अब आपको ये बता देते हैं कि चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ था और इसकी पूरी जानकारी क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 को लॉन्च किया था और यह अगस्त 2009 तक संचालित किया गया।
चंद्रयान-1 का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम चंद्र सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं की उपस्थिति की खोज है। इसके अलावा स्थायी सूर्य की छाया में क्रेटर के आधार में जल बर्फ जमा होने का अनुमान लगाना तथा चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम की उपस्थिति और कई चंद्र क्रैटरों की 3 आयामी अवधारणा चंद्रयान-1 के अन्य वैज्ञानिक परिणाम है। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ईडी के नए प्रभारी निदेशक की। राहुल नवीन ईडी के प्रभारी निदेशक बनाए गए। आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को मौजूदा संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने पर 15 सितंबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का प्रभारी निदेशक बनाया गया है। 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी नवीन नियमित डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक इस कार्यभार को संभालेंगे। नवीन वर्तमान में ईडी के स्पेशल डायरेक्टर हैं। 26 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को 15 सितंबर तक कार्यकाल का विस्तार दिया था और उस समय कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आगे कोई विस्तार नहीं होगा। अदालत का यह आदेश 1984 कैडर के आईआरएस अधिकारी मिश्रा को दिए गए एक साल के लगातार 2 विस्तारों को अवैध ठहराने के कुछ दिनों के बाद आया था। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि यह 2021 के फैसले में उसके आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि फैसले में कहा गया था कि आईआरएस अधिकारी को आगे का कार्यकाल नहीं दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। संजय मिश्रा का कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया। संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और उनका कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया था। मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। दरअसल उनका कार्यकाल 2020 में खत्म होने वाला था, मगर केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। बाद में 13 नवंबर 2020 को आदेश जारी कर केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र को पिछली तारीख से संशोधित किया और उनके 2 साल के कार्यकाल को बढ़ाकर 3 साल का कर दिया। इसको लेकर काफी बवाल हुआ था और कई याचिकाएं दायर की गई। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके बढ़ाए हुए कार्यकाल को बरकरार रखा, लेकिन साफ तौर पर यह कह दिया कि अब उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने के साथ साथ साफ कहा था कि अब उनका कार्यकाल और नहीं बढ़ाया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक मिश्रा को 18 नवंबर 2023 तक इस पद पर बने रहना था। और अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, खबरों का ऐसा ही कलेक्शन और लेकर आएंगे ताकि आपको आपकी तैयारी में इससे काफी मदद मिल पाए। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।